नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय। नमस्कार, मैं हूं भौमिक व्यास। भौमिक जी, सबसे बड़ा मुद्दा तो आज भी वही है कि बीते कल जो सीन देखने को मिला कि इतने समय से जो धरना दे रहे थे पहलवान, और 28 मई को जब पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई और फिर वहां से उनके जो भी तंबू थे सब कुछ हटा दिया गया, धरना जो है वो पूरी तरीके से वहां से मिटा दिया गया, जिसके बाद बीते कल पहलवान जो है वो अपना मेडल प्रवाहित करने के लिए पहुंचे थे गंगा घाट पर। हालांकि फिर नरेश टिकैत बीच में आ गए और उन्होंने 5 दिन का समय जो है वो लिया। बिल्कुल, देखिए, ये पहलवानों का धरना काफी समय से चल रहा है, 1 महीने से। उनकी मांगे थी कि पहले भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व महाअध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दायर की जाए। एफआईआर दायर हो चुकी है, उसके बाद गिरफ्तारी की मांग को लेकर वो बैठे। उनका कहना है कि केवल एफआईआर नहीं, उनकी गिरफ्तारी हो। इसको लेकर कहीं ना कहीं तनातनी चल रही है। जब सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो वो लोग कल हरिद्वार पहुंचे थे। उनका कहना है कि जिस तरह हमारे साथ बर्ताव हो रहा है तो हमें ये मेडल रखने का अधिकार नहीं है और हम ये भारत का स्वाभिमान गंगा में बहा देंगे। वो लोग हरिद्वार पहुंचे, हरिद्वार में उनकी तैयारी थी, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत के जो भाई है नरेश टिकैत वहां पर पहुंचे। उन्होंने समझाने की कोशिश की। आपने ये भी देखा होगा कि कल भाजपा के अलावा बहुत सारे लोगों के ट्वीट भी आए कि आप इस मेडल को गंगा में न बहाए, ये देश का अभिमान है, ये स्वाभिमान है। हम भी मानते हैं कि देश की गौरव को इसी तरह नहीं बहा देना चाहिए। तो उसके बाद नरेश टिकैत ने उनसे लंबी बातचीत की। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप 5 दिन का मुझे समय दीजिए और ये मेडल आप गंगा में न बहाए बल्कि मुझे दे दीजिए। इसके बाद ये मेडल को नरेश टिकैत को सौंप दिया गया। मैं आपको बता दूं कि 1 महीने से चल रहा है। पहले मांग थी एफआईआर की, उसके बाद जब एफआईआर दर्ज हुई तो मांग आई कि अब उसकी गिरफ्तारी की जाए और जल्द से जल्द पुलिस कार्रवाई करे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुलिस के भी कई नियम होते हैं, पुलिस के कई रूल्स होते हैं कि उन एफआईआर दर्ज होने के बाद सभी लोगों के बयान दर्ज किए जाते हैं। उसके बाद जांच की जाती है और जांच में अगर दोषित पाया जाता है तो उनकी गिरफ्तारी होती है। तो ये बात को लेकर कहीं ना कहीं अभी भी पहलवान अड़े हैं। जी। और सामने अगर बृजभूषण सिंह की बात करें तो उनकी ओर से भी फिर आज एक निवेदन आया कि ये सब कुछ जो है वो इमोशनल ड्रामेबाजी हो रही है। उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा है कि एक भी आरोप सिद्ध हुआ तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। जी बिल्कुल, देखिए, बृजभूषण सिंह के खिलाफ जब से एफआईआर की बातें हो रही थी वो इनसे पहले भी कह चुके कि अगर आपके पास सबूत है तो आप किसी और के पास मत जाइए। मेरे खिलाफ अगर सबूत है तो आप पुलिस में जाइए, पुलिस में अपना सबूत दे, पुलिस जांच करेगी और पुलिस और कोर्ट को ऐसा लगेगा तो मेरे सामने आरोप सिद्ध हो जाएंगे तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। कल की बात को लेकर भी उनका ये ट्वीट कहीं ना कहीं इसी मामले में कि अगर आप कहते हैं कि मेरे खिलाफ सबूत है तो आप ये ड्रामा मत कीजिए, आप पुलिस के पास जाइए, पुलिस को अपना सबूत दीजिए कि बृजभूषण सिंह ने ये किया है और ये गलत किया है तो पुलिस अपनी जांच करेगी, जो पुलिस अपनी जांच कर रही है। उनका ये बयान आया है कि ये इमोशनल ड्रामा है। अगर मेरे खिलाफ सबूत है और पुलिस को अगर सबूत दिए जाते हैं और अगर मैं कसूरवार बाहर निकल कर आता हूं तो मैं अपने आप को फांसी लगा लूंगा। लेकिन आपको बता दूं कि ये दोनों की ओर से बयानबाजी, जैसे आपको याद होगा कि नार्को टेस्ट के लिए बृजभूषण सिंह ने चैलेंज दिया था तो बजरंग पूनिया ने कहा कि हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार है लेकिन वो लाइव करवाया जाए। लेकिन भारतीय कानून में यह प्रावधान नहीं है कि किसी का नार्को टेस्ट मीडिया में लाइव किया जाए। जी बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं पहलवानों को भी डर इस बात का है, क्योंकि अगर बृजभूषण सिंह की बात करें कि तो वो ना सिर्फ भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख है लेकिन भाजपा के सांसद भी हैं। यानी कहीं ना कहीं इसीलिए ये जो लड़ाई है वो अगर हम सोशल मीडिया का भी अगर पूरी तरीके से मॉनिटर करें तो 2 गुट दिखाई देते हैं। एक तो दिखते हैं हमको पहलवानों के समर्थन में और दूसरे जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी समर्थक वाले ही दिखते हैं जो बताते हैं कि नहीं, ये पहलवान जो है वो ड्रामा कर रहे हैं। और आरोप तो यहाँ तक का लगा है कि ये सब कुछ है वो बस एक साजिश है, एक नाटक हो रहा है जैसा किसान आंदोलन के समय पर हुआ था। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है इस देश में कि इस देश में जब भी कोई आंदोलन होता है वो पहले सामाजिक तौर पे आगे प्लेटफॉर्म बनाता है और जब वो आंदोलन तेज रफ्तार पकड़ लेता है उसके बाद वो आंदोलन पॉलिटिकल हो जाता है। आपकी बात सही है कि अब जिस तरीके से माहौल बन गया है कि एक जो गुट है वो भाजपा समर्थकों का है, वो बार बार कह रहा है कि ये नौटंकी है, ये इमोशनल ड्रामा है। दूसरी ओर से कहा जा रहा है कि बेटियों के साथ क्रूरता हुई है। हम भी कहते हैं कि अगर सही में अन्याय हुआ है तो पुलिस को जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी है कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब आप देखिए कि जहां पर जो पहलवान 1 महीने पहले बैठे थे वो कहते थे कि इसको राजकीय अखाड़ा मत बनाइए, वही मंच पर किसान नेताओं का आना शुरू हो गया
किसानों का आना शुरू हो गया। कई पॉलिटिकल पार्टियों के बड़े नेता वहां पर पहुंचे, जिसके नाम अगर गिनने जाए तो काफी सारे हैं। जैसे नरेश टिकैत वहां पर पहुंचे कल हरिद्वार में। इनसे पहले राकेश टिकैत ने कहा था, वहां पर महापंचायत बुलाने की बात हो गई। लेकिन आपका आंदोलन है तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए, आपको सरकार के उस विभाग के पास जाना चाहिए, अपनी बात रखे। एफआईआर दर्ज हुई है, अब जांच हो रही है, उनके बयान भी दर्ज हुए। मैं आपको बता दूं, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक के बयान दर्ज हुए, ब्रिजभूषण सिंह के अभी बयान दर्ज हुआ है। लेकिन पुलिस के पास भी एक मर्यादा होती है। पुलिस अब जिस तरह न्याय तंत्र की जो कार्यवाही है उसके अनुसार पुलिस अब आगे बढ़ रही है। पहले ऐसा था कि एफआईआर दर्ज किया, 8 घंटे में पुलिस ने पकड़ लिया। अब ऐसा नहीं है, अब सभी लोगों के बयान दर्ज किए जाते हैं, पूरी जांच की जाती है, कहां पर ये आरोप होते हैं, कहां पर सिद्ध हो पाते। ये सारे नियमों के दायरों में रहकर पुलिस को जांच करनी पड़ती है। तो आपकी बात सही है कि अब दो गुट हो गए हैं और आने वाले समय में शायद ऐसा ही लगता है कि अब ये जो भी आंदोलन है वो किस तरफ मोड़ लेता है वो कहना भी मुश्किल हो सकता है। जी। लेकिन देखने वाली बात ये रही कि जहां एक और गंगा नदी में प्रवाहित करने की बात की गई मेडल की, और दूसरी और मणिपुर से भी कहीं ना कहीं जो 11 एथलीट्स है जो कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, उन्होंने भी यही धमकी दी कि अगर मणिपुर में हालात सामान्य नहीं हुए, ये हिंसा नहीं रुकी, तो हम भी हमारे अवार्ड और मेडल जो है वो वापस दे देंगे। हालांकि अमित शाह ने कल मणिपुर कैबिनेट के साथ बैठक की थी, लेकिन मुद्दा यही है कि इतने समय से ये हिंसा चली आ रही है, ये कब रुकेगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका कि देश की कई खबरों में, देश की राजनीति में मणिपुर की खबर छूट जाती है। सही में देश का पूर्वोत्तर राज्य जो देश का अभिमान कहा जाता है वो जल रहा है। पिछले 1 महीने से आप देख रहे, आप भी चर्चा कर रहे कि 1 महीने में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब वहां के जो एथलेटिक है, मतलब वहां के जो प्लेयर है जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, उनको शायद ये चिंता होने लगी है कि मणिपुर अगर इसी तरह जलता रहा तो मणिपुर में क्या होगा। इसको लेकर उन्होंने कहा कि हम भी हमारे मेडल बहा देंगे। लेकिन जैसे कि अमित शाह पिछले 3 दिनों से मणिपुर के दौरे में है और उन्होंने वहां पर कुकी समाज और मैत्री समाज जो है उनसे बैठक की है, वहां के मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। माना जा सकता है कि अब आने वाले दिनों में शायद मणिपुर में शांति स्थापित होगी। लेकिन जिस तरीके से आज आपने इस मुद्दे को उठाया है वो सही में सही मुद्दा है कि देश के लोगों को ये जानना चाहिए कि मणिपुर की हालत क्या है और किस तरफ मणिपुर बढ़ रहा है। जी। और शुरुआत की बात करें, जब शुरुआत हुई थी मणिपुर हिंसा की, तभी मैरी कॉम ने भी ट्विटर पर से गुहार लगाई थी कि मेरा मणिपुर जल रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा, मदद कीजिए। अगर उस वक्त भी जागे होते, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया। जी बिल्कुल। देखिए, मणिपुर में यह हिंसा करीबन 1 महीने से चल रही है। उसके बाद मेरी कॉम का वो ट्वीट आया था कि मेरे मणिपुर को बचा लो, मेरा मणिपुर जल रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर असम राइफल्स, इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। 18 दिनों से शांति थी, लेकिन 3-4 दिन पहले जब वहां पर इंडियन आर्मी ने एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया, कई घरों में तलाशी अभियान किया गया, उसी वक्त सामने फायरिंग हुआ और उसके बाद फिर से एक बार जाति हिंसा भड़क उठी। मैं आपको बता दूं कि इंफाल घाटी के आसपास का जो इलाका है, जहां पर मैतेई हिंदू समाज जो कहते हैं वहां रहते, वो घाटी के अंदर रहते हैं, उसके ऊपर से हमला किया जा रहा है, जिसके कारण वो अपना बचाव नहीं कर पाए। 20,000 से ज्यादा लोग आज शिविर में है और इसीलिए आज अमित शाह ने जो दौरा किया मेहुर करके गांव का, वो चीन अरुणाचल सीमा के बिल्कुल करीब है, जहां से इंफाल के उग्रवादी अंदर आते हैं और वहां पर जाकर उन्होंने बैठक की, दोनों समुदाय से बातचीत की। माना जाए कि शायद ये शांति बहाल करने के लिए सबसे बड़ा कदम है। लेकिन आपने बताया वो मेरी कॉम की वो चिंता, उनके प्लेयर की चिंता वाजिबी है कि जब देश का एक राज्य पूरी तरह जल रहा है, वहां पर घरों को आग के हवाले किया जाता है, दुकानों को नष्ट किया जाता है, सभी जगह पर तोड़फोड़ की जाती है, वो नुकसान तो देश का है, उस राज्य का है, उस स्थानीय लोगों का है। जी बिल्कुल। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि जैसे ही मेडल चाहे गंगा नदी में प्रवाहित करने की बात हो या अवार्ड और मेडल वापस देने की ये जो धमकी हो, उससे हमें वो चीज़ याद आती है कि जब मेडल आए थे जीतकर ये लोग, तब इनका किस तरीके से स्वागत किया गया था, किस तरीके से हर राजनीतिक दलों ने उस तरीके से अपने आप को पेश किया था, जैसे उन्होंने कितनी मदद की हो इन खिलाड़ियों को वहां तक पहुंचने के लिए। और मुद्दा यहाँ पर यह है कि इनका दूसरे जो खिलाड़ी है उस पर क्या असर होगा, क्योंकि अगर ऐसे इसी तरह सभी मेडल वापसी की बात करते रहे तो क्या होगा, एक अंतर्राष्ट्रीय गौरव भी होता है देश का। बिल्कुल। देखिए,
जिस तरीके से ये देश के प्लेयर बाहर जाते हैं, चाहे ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, उसमें वो मेडल लेकर आते हैं, उनकी काफी बरसों की मेहनत रहती है जी। और उसके बाद जब वो मेडल लेकर आते हैं तो वो तो अपने आप तो गौरव महसूस करते हैं, देश के लोग भी कहते हैं कि इन्होंने देश का नाम बड़ा रोशन किया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इस तरीके की घटनाएं होती है, उन पर अगर शोषण होता है, वो आंदोलन करते हैं, जैसे मेरी कोम ने कहा कि मेरा मणिपुर जल रहा है, साक्षी मलिक ने कहा कि हमारे साथ क्रूरता हुई है, उसके बाद ये सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार उनके साथ बैठकर कोई बातचीत करे, किस तरीके से इनका हल निकले। दूसरा कि अगर इसी तरीके से आपने कहा कि दूसरे प्लेयर पर किस तरह का असर होगा, स्वाभाविक है कि बाकी के प्लेयर के मानसिक तौर पर ये सोचेंगे कि यार इनके साथ ऐसा हुआ है, कल हमारे साथ ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये देश के स्वाभिमान की बात है। जब आप कोई मेडल जीतते हैं तो वही ग्राउंड पर जब भारतीय तिरंगा शान से फहराता है तो स्वाभाविक है कि आपका सीना चौड़ा हो जाता है कि देश का तिरंगा जब हवा में लहराता हो, आपके गले में गोल्ड मेडल हो और आप देश के लिए खड़े हो, 140 करोड़ भारतीयों का अगर आप प्रतिनिधित्व करते हैं तो स्वाभाविक है कि दूसरे प्लेयरों पर भी इसका असर होगा। जी। और मुद्दा तो ये भी है क्योंकि हर बार हम जब भी इस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं तब वो भी सूची आती है कि भारत ने कितने मेडल जीते, अन्य राज्य या देश जो है वो कितने आगे है इससे, और हर बार बात ये होती है कि नहीं अब हमें भी खेल कूद पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि दूसरे ऐसे कई देश हैं जिनके गोल्ड मेडल की अगर संख्या की बात करें तो हमारे से कई ज़्यादा आगे है। लेकिन वो बात कहाँ रही, और फिर ये बात आ गई कि जो है वो मेडल भी अब जो खिलाड़ी है वो वापस देने की बात करें तो ये मैसेज जो है वो काफी गलत जा रहा है, क्योंकि जब भी खिलाड़ी जीतते हैं तब जैसे अगर भारत देश की बात करें तो हम भी बोलते हैं कि हम जीत गए, इंडिया जीत गया। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहले के हालात थे उसके बाद हालात सुधरे हैं। देश में स्पोर्ट को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी सारे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसकी बदौलत धीमे धीमे चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे एथलेटिक हो, चाहे रेसलिंग हो, चाहे क्रिकेट हो, उसमें नई नई प्रतिभाएं बाहर आती है। और आपने देखा कि अब भारत धीमे धीमे आगे जा रहा है स्पोर्ट के सेक्टर में, और वो मेडल लेकर आने के बाद जैसे आपने कहा कि हम खुद महसूस करते हैं कि हम जीते हैं। कोई भी प्लेयर हो, वो हरियाणा का प्लेयर गोल्ड मेडल जीते या पंजाब से जीते, हम गुजरात में बैठकर कहते कि हमने मेडल जीत लिया, हम जीत गए। लेकिन बात यही है कि जब वो मेडल लेकर आप आते उसके बाद इस तरीके का माहौल बनता है तो केवल देश में नहीं, देश के बाहर भी इसका असर होगा। देश के बाहर विश्व के कई ऐसे देश होते हैं कि जहां पर इस सोच को स्वीकारा जाता है कि हिंदुस्तान में ये वो प्लेयर है जिन्होंने काफी मेहनत की, जिन्होंने गोल्ड जीता, जिन्होंने ब्रोंज जीता, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। ये कूटनीतिक मामला है, स्वाभाविक की असर होगी। आप देखिए सरकार कुछ बोल नहीं रही है, सरकार मौन है, प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के सारे मंत्री मौन है। केवल एक अनुराग ठाकुर में आपको रोकना चाहूंगा, उन्होंने आज ऐसा कहा कि आप जांच होने तक थोड़ा रुकिए, कुछ अच्छा होगा। जी बिल्कुल, लेकिन मुद्दा वही है कि वही दुनिया तमाशा अब देख रही है भारत देश का, जिस दुनिया को, जिस बाहरी देशों को हराकर हमारे खिलाड़ी मेडल लेके आए थे, आज वही सब तमाशा देख रहे हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह भी है कि सरकार चुप्पी कब तक रखेगी, क्योंकि इस मुद्दे पर जितनी ज्यादा वो चुप्पी रखने की कोशिश कर रही है, मामला उतना ही बिचकता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पहले खिलाड़ी जो है उन्होंने इस तरीके के आरोप लगाए थे बृजभूषण सिंह पर, फिर उन्होंने धरना देने पर आए, फिर भी अगर सरकार की ओर से जो चाहिए उन्हें वो जवाब नहीं मिला, या फिर उन्हें मतलब 100% श्योर नहीं लग रहा है कि सरकार इस मामले में कुछ करेगी या जांच जो है वो बराबर होगी कि नहीं। इसीलिए उन्होंने 28 मई को जो है वो महिला खाप पंचायत की बात कर ली, जिसके बाद फिर पुलिस के साथ झड़प हुई, फिर ये लोग गंगा घाट तक पहुंच गए। अब फिर से 5 दिन का जो अल्टीमेटम है या टाइम है वो लिया गया है, फिर आगे क्या होगा। यानी जितनी सरकार चुप रह रही है उतना ही ये जो मामला है वो बिचकता हुआ नजर आ रहा है। देखिए इस बारे में अगर देखा जाए तो सरकार की मंशा क्या है वो कहना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको एक याद दिला दूं कि जब किसान आंदोलन हुआ था 1 साल तक लोग धरने पर बैठे थे, सरकार कुछ बोली नहीं थी। आंदोलन की एक अलग तरीके से एक रणनीति होती है। जैसे आंदोलन शुरू होता है तो पहले के 5, 10, 15, 20 दिनों में माहौल गरमाया हुआ मिलता है, लेकिन समय के चलते जब सरकार जवाब न दे, जब पुलिस जवाब न दे, कोई डिपार्टमेंट जवाब न दे, तो वो लोग भी तंग हो जाते हैं। वहां पर पहले 5000 लोग होते हैं, 1 महीने के बाद वो सीमित संख्या 500 की हो जाती है। ये सरकार की मंशा होती है कि वो बैठकर कितना बैठेंगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। दूसरी बात कि इस आंदोलन में FIR की मांग थी
जो दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, वो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। हाँ, देरी हुई, वहां पर कुछ 10-15 दिन के बाद हुई। अब दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमारे पास इतने सबूत नहीं है कि हम बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई चार्जशीट दायर कर पाए। इसके कारण वो जांच कर रही है। ये जांच के कारण ये पहलवान अड़े है कि उनकी गिरफ्तारी पहले की जाए। लेकिन जिस तरीके से भारतीय बंधारण में और अब सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में जिस तरीके की हालात है कि आपको पहले जांच करनी है, आपको सबूत जुटाना है, उसके बाद आपको लगे कि ये आरोपी है जिस पर आपने आरोप लगाए है, तो आप उनकी गिरफ्तारी करो। इसके कारण देरी हुई रही है। लेकिन सरकार की ओर से, जैसे मैंने कहा कि आपने भी कहा कि सारे लोग चुप है, शायद हो सकता है कि आगे मामला और गंभीर भी हो जाए। इसीलिए शायद अनुराग ठाकुर का आज बयान आया है। जी, वीडियो भी याद आ गया जो मीनाक्षी लेखी वाला जो था, आज काफी चर्चा में रहा सोशल मीडिया में। तो बिल्कुल, देखिए, सरकार के मंत्री जहां पर जाएंगे, अब पत्रकार तो उनसे सवाल पूछेंगे। पत्रकार ने उनसे पूछा कि मेडल गंगा में बहाने जा रहा है, आप क्या कहना चाहती है? लेकिन मीनाक्षी लेखी ने जवाब देने के बजाय ऐसा समझा कि इनको जवाब देने से कहीं ना कहीं वो ट्रोल हो जाएंगे, तो वो वहां से निकलते हुए नजर आए। आप देखिए, सरकार के कई मंत्री हैं जिसके ट्वीट भी अब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप कोई सामाजिक कार्यक्रम में भी जाएंगे, सरकारी कार्यक्रम में जाएंगे, तो पत्रकार सवाल पूछेंगे, क्योंकि देश का बड़ा आंदोलन है। ये वो बेटियां है जिन्होंने देश के स्वाभिमान को बढ़ाया है, जिन्होंने देश को अभिमान दिलाया है। जी, बिल्कुल। अब देखना यही रहा, चाहे मणिपुर की बात करें या फिर ये पहलवानों के आंदोलन की बात करें, कब ये शांत होता है और इसका जो मसला है वो कैसे हल होता है। क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी तो अब होना ही चाहिए, क्योंकि अब और इंतजार देश नहीं करेगा। और ऐसे दृश्य तो हमें बिल्कुल नहीं देखने और ना दुनिया को तमाशा दिखाना है। और जहाँ तक बात है मणिपुर की, तो जो मेरी कॉम ने कहा था वही सब भारतीयों को भी लगता है कि हमारा जो मणिपुर है वो जल रहा है, ये उचित नहीं है। नमस्कार।